हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक टुडे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। जेई मैकेनिकल के लिए करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक करेंगे। ठीक है, इसमें मैं पढ़ना क्या है कि आज की वीडियो में जरा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। पहले आज में करना है एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी। देखिए, अभी तक हमने एप्लीकेशन किए थे किसके, हमने जो यूज कर लिए थे उसके, आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पूरा प्रोसेस कर लिया है, साइकिल कर लिया था, और ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के लिए कर लिया था, वर्क डन और हीट निकाल लिया था। आज सेम चीज हमें करना है एंट्रोपी के केस में। क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए निकालेंगे इसका एंट्रोपी होता कितना है, चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है। साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे, और एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्या होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो क्या है। ठीक, इसका डेरिवेशन भी करेंगे आपके यहाँ पे जो आते हैं ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए, जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट्स नहीं देखे तो आपको देखना होगा। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक के नाम के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, ये यही मोटो है आपका, और कोई तो लॉजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको पता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां जाके वीडियो देखते रहिए, साथ साथ कमेंट अपना लिख दीजिए 2 लाइन का, जो भी आपको पता है। नहीं पता है तो हम देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं क्या होगा। वीडियो में आपको इसके बारे में बदल जाएगा। चलिए, काफ़ी चीज़ें वैसे जानोगे आप, आपको लगेगा वाकई में कुछ हमने पढ़ा भी है। अपना जो टाइम आपने खराब किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले समझेंगे हम, आज हमें करना है आपका एंट्रोपी चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए क्या होंगे, फिर ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। पहले क्लोज के लिए समझते हैं। तो क्या है आपका हेडिंग, क्या है आपका, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंजेस, चेंजेस फॉर अ क्लोज, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक, क्लोज सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है। क्लोज सिस्टम के लिए मैंने आपको पहले जब वर्क डन और हीट निकाला था तो वहां पे अच्छे समझाया था ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होता है। आज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। नंबर फर्स्ट देखेंगे, हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीटिंग, हीटिंग अ गैस, एक गैस को हीटिंग करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। देखो, जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, पहले हम इसका पीवी कर्व हम समझ चुके हैं, पहले ही बनाना कैसे बनाते हैं। अब हमें देखना है टीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना कि करके सीक्वेंस वाइज समझा दूंगा आपको, सारे कर्व फिर एक साथ डिस्कस कर दूंगा। पीवी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टीएस के बारे में। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चल रही है क्लासेस आपकी। ठीक, कोई चीज छूटेगा नहीं, जब हम सीक्वेंस करेंगे सारे हम एक साथ ही कवर कर लेंगे अपने। ठीक है, टीएस पे देखते हैं आपका वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो कैसे कर्व बनता है इसका। देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अभी समझेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होता है दोनों का। यहाँ पे देखो, T1 टेम्परेचर कोई 1 है, यहाँ पे T1 लिख देते हैं। इसका टेम्परेचर क्या है आपका, यहाँ पे ये T2 टेम्परेचर है। यहाँ पे ये जा रहा है 1 से, जो 1 है आपका 1 से 2, क्योंकि प्रोसेस है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट का। ठीक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लाइन हमें से क्या कैसे बनेंगी आपकी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S1, नीचे आएगा इस पे एक्स एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगा आपका S2। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके। ठीक है, आपका पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कर्व है। कर्व है किस पे है, ये टीएस डायग्राम पे है। चलिए, अभी ये छोटा सा डेरिवेशन करना है, बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं होता। देखिए जरा कैसे है। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप हमेशा बोलते हो बहुत ईजी। अरे बहुत ईजी ही तो है, जब आप करोगे तभी तो बहुत ईजी होगा। आपको पता है अच्छे से क्यू इक्वल क्या होता है आपका, सीबीडीटी होता है, सीबी, सीबीडीटी। ठीक, अब आपका स्मॉल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डीक्यू हो जाएगा, डीक्यू इक्वल सीबीडीटी। अब आपको निकालना है क्या यहाँ पे, एंट्रोपी चेंजेस। एंट्रोपी क्या होता है आपका, एंट्रोपी देखो क्या होता है आपका, एंट्रोपी क्या होता है आपका, आपको पता है अच्छे से, डी क्यू बाई टी किसके इक्वल होता है, डीएस। डी क्यू जो टीडीएस होता है, नहीं होता है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या यहाँ हमें यानी कि इस इक्वेशन में टी से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं फिर, सी वी डी टी बाई टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो डी क्यू बाई टी क्या होता है, डीएस के इक्वल है। आप कह सकते हो यहाँ पे डीएस कर देंगे, सी वी क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड। बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, S1 S2, 1 से 2 की प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, 1 से 2 आप लिख सकते हो नॉर्मली। यहाँ पे T1 टू T2 या फिर 1 टू लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। S2 माइनस कैक 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको पता है इंटीग्रेशन अच्छे से कैसे करना है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। 1/T, सी भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/T क्या होता है आपका, लॉग बेस ई, और T2/T1, T2/T1, ये क्या हो जाएगा आपका, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस बात को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, एमसीक्यूज भी आएगा आपका,
और साथ साथ जो कन्वेंशनल पेपर देने जा रहे हो आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटी छोटी बातें हैं ये। एंट्रोपी चेंज कितना होगा, सीपी लॉग T2 अपॉन T1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस, फटाफट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपने जो बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमें करना है क्या, हीटिंग एट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हीटिंग, देखो आप ना कुछ बातों को नोट कर लिया करो, देखो बिना नोट करे कुछ नहीं होता है। अगर मैं भी क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको फटाफट, वही जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में, शॉर्टकट बता बता के, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको अपना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। टाइम काफ़ी है, ठीक है, इसलिए क्या है साथ साथ करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ और थ्योरी बता रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल बेस भी क्लियर हो जाए और कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आपका एमसीक्यूज थोड़ा सा चेंज होकर अगर आ जाएगा ना तो आप कर नहीं पाओगे, फिर आप वो ट्रिक ही ढूंढते रह जाओगे कि यहाँ पे आए तो काम ही नहीं कर पा रहा है। हीटिंग एट ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों का कर्व जो है ना, जो ग्राफ बनाते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझ लेंगे क्या है दोनों को। देखो यहाँ पे मैं ऐसे डैश डैश करके समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से बना के, ठीक है, ये डैश 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 गया ऐसे करके ये वाला। तो दोनों का जो मान हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे सेकेंड है इसका, ध्यान से देखना। वॉल्यूम का हमेशा जो वॉल्यूम कांस्टेंट वो ऊपर होगा और प्रेशर का कांस्टेंट जो हमेशा क्या होगा आपका, इससे नीचे होगा। ये बात क्लियर है। T1 है और ये क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है S1 और ये क्या हो जाएगा आपका S2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, DQ क्या होता है आपका, DQ इक्वल क्या था आपका CP dt सेम चीज़ क्या है 50 से डिवाइड करो। देखो वही चीज़, एक ही बात करना होता है हमें, एक ही जैसी चीज़ें हैं, ठीक कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसकी जगह क्या हो जाएगा ds हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपका ds इक्वल क्या होता है आपका dq बाई टी। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। एंट्रोपी जो हमने कल पढ़ा था, जिन्होंने नहीं दे रखा है वो जाके आप देख सकते हो। अपना कोई भी आपको क्वेश्चंस का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट कर सकते हो, ठीक। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, पहले इसका लिख लेते हैं यहाँ पे cv dt बाई टी। इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या हो जाएगा आपका 1 to 2, ये भी 1 to 2, यहाँ पे S2 माइनस का S1, ये CP तो बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log T2 बाई T1। कहने का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। बस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के लिए लग जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लग जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट क्या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा क्या है आपका आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल में क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारी बातें आपको समझा दिया गया अच्छे तरीके से। जो स्टार्टिंग से देख रहे हो उनको 100% लिखवा के ले लो, बेनिफिट जरूर होने वाला है। एक लोग देखो या फिर 1000 लोग देखो, ठीक है, जितने भी देखोगे आप, आपको 100% फायदा होगा। थोड़ा सा काम आपको भी करना चाहिए, आपको वीडियो को शेयर कर देना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, या फिर आप अपना फेसबुक पेज पे एक बार वीडियो को सेंड करना, आपका भी काम बनता है। तो ये देख लेते हैं आगे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, फिर आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और देखो हीट और आपका हीट और वर्क डन आइसोथर्मल में केस में क्या था, दोनों का दोनों क्या था इक्वल था आपका। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कि देखो क्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड निकालोगे तो क्या है TDS, इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू क्या हो जाएगा आपका S1 से S2 T इंटू DS का मतलब क्या होता है आपका DS का DS हो जाएगा। और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा S2 माइनस का S1, ठीक। आपको पता है अच्छे से वर्क डन और हीट क्या होता है इस केस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने बताया था, याद करो अच्छे तरीके से जरा, क्या था वर्क डन आपका P1 V1 log V2 अपॉन V1, एक ये था, और दूसरा क्या था इसके जगह RT कर देते थे log V2 अपॉन V1, ठीक। पर केजी था नहीं था, वो करवाया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप पुट कर देते हैं इसके दोनों को, क्या इक्वेट कर देते हैं। क्यू आपका W के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, अगर आपको TS बोला जाए, देखो इसका नहीं बनाया मैंने, बना देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी आपका, यही यहाँ पे T1 इक्वल क्या होता है T2 को होता है, यहाँ पे S1 और ये क्या हो जाएगा आपका S2, स्ट्रेट लाइन, ठीक। आपका जो ओरिजेंटल है उसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती है। चलिए इसके इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका TS2 माइनस S1 इक्वल RT log V2 अपॉन V1। अब T1 T इक्वल है, कट जाएगा यहाँ पे, S2 माइनस का S1 क्या हो जाएगा आपका R log V2 अपॉन V1। यहाँ से एक बात आप नोट कर पाओगे, क्या कर पाओगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो log V2 अपॉन V1 के इक्वल होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल पाओगे आप या फिर
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। नेक्स्ट जो है ये, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपको अच्छे से पता है। रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, रिवर्सिबल की बात करने वाले हैं। आइडियाबैटिक का डायग्राम बनाएं। आइडियाबैटिक का डायग्राम हमें नहीं आ रहा है बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं जरा। आइडियाबैटिक का प्रोसेस क्या होता है, क्या है आपका, जहाँ पे ये थर्मली क्या है इंसुलेटेड होता है, ना तो हीट अंदर जाती है ना तो बाहर निकलती है, रिजेक्टेड नहीं होती, यानी सप्लाइड नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या है, डी क्या होता है वहाँ पे जीरो होता है। आपको पता है अच्छे से डी क्यू बाई टी क्या होगा, जीरो। तो एंट्रोपी चेंजेस क्या है, जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 S2 के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, कर्व आपका बनेगा 1 2 2, ये T1 और ये यहाँ पे T1 और ये क्या हो जाएगा आपका T2। यार ये बात कहने का मतलब क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंजेस जो है वो इक्वल होता है, S1 S2 के इक्वल होगा, और ds निकालोगे तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप एक नाम से और से जानते हो, बड़ा ही बेहतरीन नाम है। क्या नाम है वो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, 10 बार बताया पहले भी मैंने आपको। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे होता है, कांस्टेंट आपने यहाँ पे ड्राइव करके निकाल लिया इसका। ये बात समझ में आ गया, ठीक। देखो एक चीज अच्छे समझना है आपको कि एंट्रोपी के केस में ना तो हीट आता है ना हीट जाती है बाहर। ठीक है, एंट्रोपी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसी के बेस पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। जितनी भी चीजें आपको सेम से वैसे निकालने होते हैं। अब देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है नेक्स्ट। अब इसकी जनरल इक्वेशंस भी लिख लेंगे तो उससे आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीट्रोपिक, इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको कन्वेंशनल का, पहले पेपर फर्स्ट के लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं। पॉलीट्रोपिक उतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसका कर्व क्या होता है आपका, टीएस डायग्राम देखें तो समझ लेते हैं पहले इसका। 1 2 2, ठीक, ये पूरा कर्व है आपका, ये 1 to 2 जा रहा है। ये इसका प्रोसेस क्या था आपका पॉलीट्रोपिक का, पी वी की पावर एन इक्वल कांस्टेंट, ये तो था कि नहीं था। इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगी वो डायरेक्ट आप लिख लीजिए इसे, क्या होगा वो S2 माइनस का S1 CV n माइनस गामा n माइनस 1 लॉग T2 अपॉन T1। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया डायरेक्ट, ठीक, और कुछ नहीं करना था इसमें। अच्छा अब देखो कुछ जर्नल इक्वेशंस होती हैं आपकी, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस होती हैं, उनको देख लेते हैं। उनसे क्या आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो तीन टाइप के जर्नल इक्वेशंस पढ़ेंगे हम। एक तो टेम्परेचर वॉल्यूम का साथ रिलेशन है, ठीक, पहला। सेकंड क्या आपका प्रेशर वॉल्यूम के साथ है, एंड थर्ड आपका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ है। ठीक, दो प्लस होता है, ये दोनों क्या है प्लस में होते हैं, और ये क्या होता है आपका माइनस। अब ये क्या चीज बोल रहा हूं मैं, देख लेते हैं जरा इसे क्या बोल रहा हूँ। पहला रिलेशन क्या है आपका टेम्परेचर वॉल्यूम का पॉजिटिव रिलेशन। ऐसे आपको याद भी रखना है, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं आपके कुछ। एंट्रोपी चेंज कितना होगा यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज लिख रहे हैं S2 माइनस का S1 कितना हो जाएगा, देखो CV लॉग T2 अपॉन T1 प्लस R लॉग। आप देख पाओगे ना इसमें दोनों मिक्स करके सारे इक्वेशंस बनाए गए हैं, पॉजिटिव ये रहा, प्लस बीच में होता है। सेकेंड बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम का, ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी चेंज इसमें कितना हो रहा है CV लॉग P2 अपॉन P1 प्लस इसका भी पॉजिटिव होगा लॉग V2 अपॉन V1। ठीक, तीसरा बात करेंगे, तीसरी बात क्या है आपका टेम्परेचर और प्रेशर का, इसका रिलेट क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक, टेम्परेचर वॉल्यूम का पॉजिटिव, टेम्परेचर प्रेशर का नेगेटिव। इस बात को आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ताकि आप क्या है मिस्टेक ना करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा CP लॉग P2 अपॉन T1 माइनस R लॉग, या नेगेटिव होगा बीच में, लॉग P2 अपॉन P1। ठीक, ये बात समझ में आ गया। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है, इन्हीं के मिलके वो जो हमने पहले ड्राइव किया था वो सारे इनसे ही बनते हैं। ठीक, ये आप अच्छे से एक बार नोट कर लोगे इस चीज को। नोट करने का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट ही ज्यादा करा करो, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट 100% राइट होता है हमेशा। अच्छा आप देखो जरा, ये क्लोज सिस्टम का सारा हो गया खेल आपका। अब है आपका ओपन सिस्टम का। जब एंट्रोपी चेंज होता है वो ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है उसको जरा देख, इसे नोट करोगे आप अच्छे से। एंट्रोपी, थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लग रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन बोर एक्चुअल है नहीं ये। एंट्रोपी चेंजेस फॉर, आपको आदत सी है ना वो घुमाने वाले की, बस हलवा हलवा सा करा दिया, बाद में पेपर वाले सर ये तो बाहर आ गया, क्या करूं मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, इस टाइप की आदत बन जाती है जब, तो गड़बड़ हो जाता है वो ओपन सिस्टम। तो उसे थोड़ा बाहर निकलो और आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अगर अधूरा करोगे तो भाई ये शॉर्टकट में फिर लो भाई 500 1200 1300 1500 क्वेश्चन करो, कुछ नहीं होगा। वो इजी इजी क्वेश्चन होंगे, घुमा फिरा के भाई चलते रहेंगे और उसमें कुछ फायदा नहीं होगा।
एंट्रोपी चेंजेस फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा? अब देखो, जब ओपन सिस्टम की बात आएगी यहाँ पे दो बातें और सामने आपको निकल के आएंगी। क्या आएंगी? जितने भी देखो एंट्रोपी सिस्टम का आएगा जब आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे यहाँ पे। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? बाउंड्री क्रॉसेज होगा। जब बाउंड्री क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आएगी आपकी स्पेसिफिक एंट्रोपी आपका इनलेट पे और आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी एट आउटलेट पे। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? एंट्रोपी चेंज कितना होगा? इज ग्रेटर देन इक्वल डी क्यू अपॉन टी जीरो, बता रहा हूँ अभी सब क्या होंगे, प्लस समेशन ऑफ एस आई डॉट डी एम आई माइनस समेशन ऑफ एस आउटलेट डी एम ओ। ठीक, ये आपका जनरल इक्वेशन है। इसको और हम करके लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो डी एस क्या होता है आपका? इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी नॉट इक्वल समेशन ऑफ एस डॉट डी एम। मैंने इनलेट और आउटलेट का टी नॉट यहाँ पे क्या है आपका? टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एंड एस आई आपका क्या है? स्पेसिफिक एंट्रोपी एट इनलेट, इनलेट पे एंट्रोपी है, लिख लो इसको भी, एंट्रोपी एट इनलेट। और एस ओ क्या है आपका? एंट्रोपी, एंट्रोपी एट आउटलेट, या आउटलेट पे एंट्रोपी है इसका। ठीक, और डी जो एम आई है वो, ठीक है, डी एम आई या फिर डी एम ओ लिखा हुआ है ना, ये मास एट इंट्रेंस एंड आउटलेट। ठीक, मास, मास जो है ये इंटरिंग, मास इंटरिंग, यहाँ पे क्या है आपका? मास लीविंग, चलिए वी आई एन जी, लीविंग, मास लीविंग और मास इंटरिंग का है आपका ये डी एम आई और डी एम ओ। ठीक, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ से एक बात और नोट करना पड़ेगा आपको। क्या नोट करना पड़ेगा? जब एंट्रोपी फ्लो इनटू द सिस्टम, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको स्टार बना के आप लिख लो यहाँ पे। क्या है? एंट्रोपी फ्लो, एंट्रोपी फ्लो, एंट्रोपी फ्लो इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम, एंट्रोपी फ्लो इनटू द सिस्टम। तो आप क्या करोगे? इसे पॉजिटिव लोगे। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे? एंट्रोपी, एंट्रोपी आउटफ्लो, एंट्रोपी आउटफ्लो, आउटफ्लो उसको आप कैसे लोगे? वो उसको आप लोगे नेगेटिव। ठीक, ये दो बात समझ में आ गया आपके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये आपका। चलिए, जो अब इक्वेलिटी जो होता है सेम वही जैसे मैंने कल बताया था आपका, इक्वेलिटी रिवर्सिबल के लिए और आपका ग्रेटर देन जो है वो इरिवर्सिबल के लिए। वो तो वही बात है जो आपका क्लोसियस थ्योरम में हमने पढ़ा था आपका, तो वही चीज है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। चलिए, अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। वो क्या है आपका? एब्सोल्यूट जीरो। क्या था आपका? एब्सोल्यूट जीरो। समझते हैं उससे जरा। एब्सोल्यूट जीरो समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको जो एमसीक्यूज करवाए थे, एसएससी जेई का पेपर सॉल्व करवा रहा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे। और आप वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया था। मैंने बोला थ्योरी करवाऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा, तो वो टाइम आ चुका है समझने का आपका। ठीक है, एक बार आप समझ लोगे फिर आप गड़बड़ होगा ही नहीं। एब्सोल्यूट जीरो, आखिर ये एब्सोल्यूट जीरो है क्या? यहाँ पे होता क्या है, या फिर कितना होता है यहाँ पे? वैल्यूज की किसकी क्या क्या होती हैं? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? देखो, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो, देखो पहले एक चीज समझ लो अच्छे से आप। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है इससे लोवेस्ट टेम्परेचर कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक, और रियल में इतना टेम्परेचर होता नहीं है। अभी हम देखेंगे कुछ चीजों का टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई मोलिकुलर चेंजेस नहीं होते, मोलिकुलर मोशन नहीं होता, मोलिकुलर बिल्कुल फ्रीज पे हो जाते हैं, रुक जाते हैं उसके, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बात समझ में आया? कहने का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो क्या है आपका? इट इज, देख लो इसे अच्छे तरीके से, इट इज लोवेस्ट पॉसिबल, लोवेस्ट लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर at this temperature, at this temperature no motion, no no motion and no heat, and no heat, no heat। इसमें क्या है ना, तो कोई मोशन होगा, मोलिकुलर का मोशन नहीं होगा, यानी कि आरएमएस जो वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में बताया था आपका, वही चीज यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा। रूट मीन स्क्वायर मोशन बताया था मैंने, कोई मोशन नहीं होगा, सब जीरो हो जाते हैं यहाँ पे। अब एब्सोल्यूट जीरो होता है क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? देख लो आप। अगर आप बोलोगे केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होगा। अगर आप बोलोगे सेल्सियस में तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलोगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट क्या है? -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये एक्चुअल में 459.67 ऐसा समथिंग होता है, उसे हम क्या है ऐसे लिखते हैं 460। ठीक है, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो गया। ये तीनों आपको याद रखने, रिमेंबर करके रखने।
पूछा जाता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितने पे है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक, अब देखो कुछ सिस्टम का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपको याद भी होना चाहिए, जैसे कि नंबर फर्स्ट, ठीक है, जब भी आप क्या है रेफरेंस पॉइंट लेते हो आप एंट्रोपी का, तो आपको एक आर्बिट्री पॉइंट क्या है लेके चलना होता है। जैसे मान लो रेफ्रिजरेंट का आपका क्या है, लाइक अमोनिया, अमोनिया या फिर आपका फ्रियोन 12 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इन सब का रेफरेंस पॉइंट जो है वो कितना होता है, इन सब का रेफरेंस पॉइंट कितना लेके चलते हो आप, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब क्या है यहाँ पे, इसी पे हम क्या है एंट्रोपी जीरो समझ लेते हैं, इसी पे क्या समझ लेते हैं, आपका एंट्रोपी क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है वो जीरो है। अब देखो हम समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर समझ में आया आपके। अब समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाएगा आपका, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है वो देखते हैं जरा। सारे टॉपिक कवर होंगे, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, कुछ छूटेगा तो आप कमेंट कर देना अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो कि थर्मोडायनेमिक का ये छूट रहा है। अभी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस करवाया नहीं है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस करवाऊंगा उसको मैं इसके बाद जस्ट, कि ये आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है पूरा। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम इज ए जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हेन अ सिस्टम होगा क्या आपका, व्हेन अ सिस्टम इज एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। यही स्टेटमेंट किसका है, आपका थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का है। ये बात समझ में आया। ठीक, इसका मतलब क्या है, कोई भी मोलिकुलर एटॉमिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं, सारा का सारा क्या होता है इसका जीरो होता है। ठीक, कहने का मतलब है स्टेटमेंट आप याद रखोगे बिल्कुल ये अच्छे तरीके से कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी शुड बी जीरो। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सारे क्या होंगे, एंट्रोपी क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक बात और नोट करना पड़ेगा, ये पेपर में पूछा गया था आपका 1 मार्क्स में। क्या पूछा गया था कि जो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो, उसके लिए क्या है आपका फंक्शन इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे डेल एस बाई डेल पी इक्वल जीरो पे क्या होगा, ये जीरो होता है। इस बात को आपको नोट रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपका उस दिन बताया था आपको जूल्स कॉफिशिएंट बता रहा था, तो वैसे ही वो वाला और ये वाला दोनों आपको याद रखने हैं, रिमेंबर करके अच्छे तरीके से, कि कभी कभी क्या है पूछ लिया आता है आपका। ठीक, टेम्परेचर जीरो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्रेशर नहीं होता है जीरो टेम्परेचर पे। ये क्या हो जाएगा आपका डेल एस बाई डेल पी क्या होगा आपका, कि जीरो के इक्वल होंगे। यहाँ पे ये थर्ड लॉ भी क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सारे जो बेसिक टॉपिक थे मैंने वो फिनिश कर दिए यहाँ पे। फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट मैंने डिस्कस क्या कर दिया, समाप्त देख लो पूरा क्या क्या हुआ एक बार। फर्स्ट लॉ फिनिश, सेकेंड लॉ फिनिश, थर्ड लॉ फिनिश, जीरो पहले हो चुका था आपका। सारे लॉज मैंने डिस्कस कर दिए। इसके बाद फर्स्ट लॉ के लिए ओपन सिस्टम के लिए कंप्लीट हो चुका है, ओपन के लिए, क्लोज के लिए भी डिस्कस कर दिया है, एसएफई बता दिया मैंने अच्छे तरीके से आपको, उसके एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे हमने स्टीम नोजल के लिए। ठीक है, सेकंड लॉ हो गया, एंट्रोपी हो गया। अब थर्ड लॉ हो गया आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स थे वो बता दिए। अब कुछ एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी साथ साथ ही, वो भी हमने करे थे। 3 वीडियोज आपके एमसीक्यूज वाले हैं, ये आपका पार्ट 14 तक बना दिया मैंने इसे। ठीक है, अभी क्या इसमें जो और इन्स आउट्स रह गए आपको, थोड़े बहुत टॉपिक रह गए इधर उधर के, उसको भी एक वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा वो होगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज के लिए आप एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से रिवाइज करना, मेरे साथ साथ आंसर्स देते चलना, ताकि इससे लगे कि हाँ आपको कितना आ रहा है अच्छे तरीके से। हम सारे डिस्कस करेंगे, आप इस वाले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे इस तरीके से करेंगे, सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे एक एक करके, उसके बाद अपना डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो एमसीक्यूज के लिए होगी। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड रिबॉन टेक, थैंक यू।